कार्बोक्सिलिक एसिड जितना किया, एक बार उसकी समरी बात करते हैं। वैसे थोड़ी देर बाद पूरी समरी भी आएगी, इन्हीं में एक स्लाइड से मैंने सारे रिएक्शंस की एंड में समरी भी दी है बिफोर स्टार्टिंग एक्स्ट्रा एच। हमने प्रेपरेशंस कर ली थी, राइट। प्रेपरेशंस वही गिनी चुनी 4-5 थी जो हम पीछे से बहुत कुछ लेके आ रहे थे। रिवर्स एस्टरिफिकेशन भी था जिसके अंदर, और उसके बाद हमने इसके कार्बोक्सिलेट आयन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद मेन टाइम जो डिवोट किया था इसके एक रिएक्शन पे किया था, इसकी कैपेबिलिटी टू लीव एच, मींस इट इज बिहेविंग एज एन एसिड। एसिडिक कैरेक्टर को लेके एक मैंने बहुत बड़ा ट्रेंड आपको दिया था जो एनसीईआरटी से उठाया था, जिसमें फॉर्मिक एसिड थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, और जिसमें ये बात मेरे को देखनी बता दी गई थी कि मेरे को एक फ्लोरीन देखना है कि 2 क्लोरीन को वैल्यू देनी है कि क्या, कि नाइट्रो को वैल्यू मतलब नंबर को वैल्यू देनी है कि इफेक्ट को वैल्यू देनी है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंगली इसके अंदर डिफरेंट थी इफ़ आई टॉक अबाउट बेसिक लेयर सिलेबस। फिर उसके बाद हमने एरोमेटिक एसिड्स में कुछ खास बात नहीं की थी, एक शायद नाइट्रो वाला मैंने डिस्कस कर लिया था, बस वहीं छोड़ दिया था क्योंकि वो आज डिस्कस होगा, वो एनसीईआरटी से बाहर निकलना है मुझे, ऑर्थो इफेक्ट वगैरह तब बात करूंगी आज। देन आफ्टर दैट हमने क्या किया था, इसके बाद एसिड के एसिडिक कैरेक्टर डिस्कस करते करते हमने एक लैब टेस्ट भी डिस्कस किया था। NaHCO3 डालेंगे, ब्रिस्क इफेवेंसेस ऑफ CO2 निकलेगा, मतलब पक्का एसिड है। इकलौता टेस्ट है एसिड का, अभी भी फिर से बता रही हूँ। कोई और टेस्ट आयोडोफोम या कुछ भी आप सोचने लगो CH3CO नहीं, एसिड का अपने एनसीईआरटी सिलेबस में एक ही टेस्ट है, दैट इज NaHCO3 डाला, कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रिस्क इफेवेंस निकल के आए, बस। उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर के बाद हमने कुछ जस्ट डिस्कस किया था, कुछ डिटेल में नहीं गए थे, रिएक्शंस, एक रिएक्शन के अलावा, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी, वो जो रिएक्शंस हमने लिए थे वहां से। तो ये हम ले चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, बट थोड़ा सा रिवाइव कर लें चैप्टर को, उसके लिए बात हो रही है। सबसे पहले मैं रिएक्शन ले रही हूँ एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज को यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहला रिडक्शन जो ऑलरेडी हो चुका था, रिड्यूसिंग एजेंट में मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर 2 दे दिए, B2H6 की आदत डाली गई है आपको। और जब आपके पास लिथियम या ये सारे हैं, इनमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस अक्सर देखा गया है, मेटल है तो देखा ही गया है। एक मेथड तो मेरे पास एसिड बनाने की थी जिस पे मैं डिटेल बात नहीं कर रही। उसके बाद आ जाता है ऐसे रिएक्शंस जो कि C डबल बॉन्ड O OH, उसमें इस बॉन्ड की वजह से वो सारे एक साथ, जो बात हो चुकी थी, ये हेडिंग दी थी नहीं दी थी आई डोंट रिमेंबर, बट ये रिएक्शन डिस्कस हो गया था। इवन एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के टेस्ट में ही डिस्कस हो गया था कि आप कोई भी हेलोजिनेटिंग एजेंट लाके दीजिए, उससे ये OH रिमूव होगा और उसकी जगह Cl Br जो भी आप हेलोजिनेटिंग एजेंट दे रहे हैं उस हिसाब से जुड़ेगा और ऑयल क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। और इसके बाद रोजनमुंड, क्योंकि मेरे को एल्डिहाइड कीटोन में ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने ये स्ट्रेच वहाँ भी लिया हुआ था। एक ये मेथड थी आपके पास अंडर कैटेगरी 2, पहली ये, दूसरी डीकार्बोक्सिलेशन, यानी एक तरह से हम इस पूरे ग्रुप में इसकी बॉन्ड फिशन पढ़ रहे हैं, OH का निकलना। तो इन सभी में एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या निकल रहा है। OH तो निकल ही निकल रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ और भी निकल रहा है, तो वो भी बात करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन की अगर मैं बात करती हूँ, हालांकि ये थोड़ा सा मतलब हेडिंग मुझे लगता है मिसमैच हो गई है, जो इरादा नहीं था मेरा, मैंने किया था, बट एनीवेज डीकार्बोक्सिलेशन को भी हम कर चुके थे। डीकार्बोक्सिलेशन क्या है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन में मेजरली 2 बात हुई थी। पहली बात क्या हुई थी? सोडा लाइम वाली, आप दीजिए सोडा लाइम यानी NaOH और Ca, और उससे Ca और NaOH से क्या निकलता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, रिमूव वो हो रहा है। और उससे मेरे को क्या मिल रहा है यहां पर? एक कार्बन के रिमूवल के बाद बनने वाला एल्केन, डिसेंट ऑफ सीरीज हो रहा है। सीरीज में एक कार्बन उड़ा रही हूं मैं, एसिड से सीधा क्या मिल रहा है? एल्केन मिल रहा है। देन इसी के अंदर था कोल्ज इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ज इलेक्ट्रोलिसिस भी हम कर चुके थे, और आखिरी क्वेश्चन यहीं पे मैंने क्लास छोड़ी थी कि कोल्ज में क्या होता है, ये हिस्सा रेप्लिकेट होता है। अगर डुप्लीकेशन है तो इस हिस्से का है, यानी कि आप अगर ब्यूटेनोइक एसिड ले रहे हैं
तो ब्यूटेनोइक एसिड में 4 कार्बन का एसिड है, इट मीन्स रिमूव तो ये होगा डीकार्बोक्सिलेशन, बाकी जो 3 कार्बन का स्ट्रेच बचा उसके डबल हो जाएंगे, हेक्सेन बनेगा। तो ये कोई वुड्स वाला नहीं कि ओरिजिनल से डबल होगा, ये हिस्सा डुप्लीकेट होगा, इसीलिए इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले एसिड बनाना पॉसिबल नहीं है। यहां तक मैं बात कर चुकी थी, सॉरी, ऑड नंबर वाले एल्केन्स बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन है, थोड़ा कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इशू है कि कौन से किस के अंडर लिख दिए, बट वो मैं समरी में आई टेक केयर कि मैं एक साथ लिख दूंगी। तो अब इतना हो चुका था, अभी मेरे पास क्या रिएक्शन है, मेरे को तुरंत एक क्वेश्चन कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस पे कहीं मिलता है और मुझे इसका जवाब अगर आपसे चाहिए। ये +1 से मुझे मिला था आपके डिस्कशन में, मैं अभी चेक कर रही थी, तो मैंने आज जो लास्ट ईयर पे ये भी लिख दिया कि देखिए बच्चे उस वक्त तो कर ही लेते थे, इस वक्त कर पाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, ये गया अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, ये गया अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। यही अगर ढंग से मैं क्वेश्चन करूं तो एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, H2O भी मैदान में है, तो H+ और K+ में कंपटीशन होगा। अब लास्ट ईयर तो मैं पढ़ा नहीं पा रही थी ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देखते हो कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तब तक तो ये बात इग्नोर करते थे। और एनायन किस किस में कंपटीशन होगा, एक OH- और आपका ये पूरा का पूरा ग्रुप। अच्छा, इसका IUPAC बताना, अगर यहाँ पे H होता 2 कार्बन बीच में और COOH ये मैलिक एसिड था, ऑक्जेलिक था, एडिपिक था ना, ऑक्जेलिक तो COOH था, बीच में 2 CH2 भी तो हैं, सक्सीनिक एसिड। तो सक्सीनिक एसिड के पोटेशियम सॉल्ट को आपने अगर किया तो आपके पास सक्सीनेट आयन होगा और एक OH नेगेटिव आयन होगा। अब इन दोनों में ये दोनों क्या होने जाने चाह रहे हैं, रिड्यूस। ये तो रिड्यूस ही होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो कैथोड पे जाएंगे रेड कैट। कौन जाएगा प्रेफरेबली, K+ की H+? K+ की वैल्यू तो नेगेटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल की, मेटल थोड़ी रिड्यूस होता है, कौन रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन। अब मैं आपसे कैथोड का प्रोडक्ट भी यहां पूछ सकती हूं कि हाइड्रोजन निकलेगा, तो वो अब तो आपके लिए आई गई ये बात, हाइड्रोजन तो निकल गया कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जाएगा, राइट। आपको बता रही हूं यहां पर एनोड पर कौन जाएगा, पूछना मत क्यों, मैं अब E0 वैल्यू नहीं ला रही, ऑर्गेनिक है, आपको याद कराया जा रहा है कि यही जाएगा। ये जाएगा अगर एनोड पे तो क्या करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और उसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनते ही अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, ये एक बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप के साथ बैठा हुआ है और वो लिविंग ग्रुप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला स्टेप क्या होगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और यहां पर क्या बना, CH2 CH2। क्या सजेस्ट करते हैं आगे क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। एल्कीन की प्रिपरेशन थी ये लास्ट ईयर हाइड्रोकार्बन में कि कोल्स इसका भी कर दो, राइट दिस। अब अगर मैं अपनी क्लास से पूछूं इसी मेथड से मेरे को एल्काइन बनाना, एसिटाइलिन मतलब दिस इथाइन बनाना होता, क्या लेती स्टार्टिंग जो है रिएक्टेंट, क्या लेती, कहां पे डबल बॉन्ड लगा दूं, एक ही लोकेशन है डबल बॉन्ड की। अगर मैंने ये H और ये H हटा के इधर डबल बॉन्ड लगा दिया तो एंड में क्या लैंड कर जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो ये आ गया तो फिर वो भी आ गया, ठीक है। सो इस तरह से कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस को मैंने अब फिनिश किया। अगला आता है रिएक्शन विद अमोनिया। मुझे बताइए इसमें कौन सा बॉन्ड फिशन हो रहा है, वही OH वाला बॉन्ड ही जा रहा है। ये भी मैं आपको अमाइड्स के चक्कर में, हॉफमैन ब्रोमाइड कराने के चक्कर में, उसको कवर करने के चक्कर में ऑलरेडी करा चुकी हूँ कि जब हॉफमैन ब्रोमाइड का हमारा ये होता था तो आई हैव टोल्ड यू एट दैट टाइम ऑल्सो, अमोनिया से एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो एसिडमाइड बनेगा। लेकिन अगर अब इसका थोड़ा डिटेल की बात करें, वाया समथिंग, वो क्या, आप ये देखिए ये एसिड है और ये बेस है, ऐसा हो ही नहीं सकता एसिड बेस रिएक्शन ना हो। पहले तो आप एसिड बेस रिएक्शन से एक सॉल्ट देखेंगे, अमोनियम क्लोराइड की जगह अमोनियम कार्बोक्सिलेट, जो भी एसिड है उसके नाम के साथ। तो एक तरह से अमोनिया का, अमोनियम का सॉल्ट है फ्रॉम विद एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स बोलते हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स बोलते हो, ऐसे ही अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड। अब जब ये बन गया उसके बाद यहां से क्या रिलीज होगा, वेरी ऑब्वियस दिख ही रहा होगा आपको, H2O।
फाइनली ये निकल के बाहर गया। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। एसिड्स के सभी रिएक्शन में बच्चों OH जा रहा है, सिर्फ एक छोड़ दो, एसिडिक स्ट्रेंथ, बाकी सब में OH ही जा रहा है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं क्लेम कर रही है बेस है, लेकिन वट एवर रूट एट द एंड, बिफोर एंड आफ्टर में देखूं तो ये OH इज लूजिंग इटसेल्फ एज वाटर, ये OH इज लॉस्ट एज वाटर। तो ये आपके पास क्या बन गया, एसिडमाइड। बट नाउ यू शुड रिमेंबर वाया अमोनियम आयन, अमोनियम कैटायन, अमोनियम सॉल्ट। क्लियर सबको ये वाला पार्ट भी? नाउ फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, इसको जरा आप स्लो स्पीड से समझिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ काफी बच्चे टाइमली आ गए थे, वो नोट कर चुके हैं। स्लो स्पीड पे समझाऊंगी, जिनको साथ साथ नोट करना है कर सकते हैं। पहले तो पहचानिए, बहुत ही गट फीलिंग से ये काम हो सकता है। एनहाइड्राइड हमेशा बताया गया, एसिड से वाटर निकाल लो तो एनहाइड्राइड बनता है। ये हम इनऑर्गेनिक में करके आए हुए हैं बहुत ज्यादा। 2 नाइट्रिक एसिड्स का एनहाइड्राइड आप बना के देते हो, मिक्स्ड एनहाइड्राइड आप बना के देते हो, नाइट्रस और नाइट्रिक का, राइट? तो उस हिसाब से चलो तो यहां भी एनहाइड्राइड का मतलब है पानी निकाल दिया, रिमूवल ऑफ वाटर। तो इफ आई सी दिस, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड सेम, मैंने 2 अलग अलग क्यों लिखे, क्योंकि मेरे को बॉन्ड फिशन दिखाना है, वरना आगे मैं 2 लिख सकती थी। दोनों बिल्कुल सेम लिए, आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, राइट? दोनों बिल्कुल सेम लिए, स्टार किन 2 जगह पे लगाया देखिए। अगर आप हीट करते हो, एसिड देते हो, या P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये हमने जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया था तब भी P2O5 लाए थे, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और H+ माने H2SO4, वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, साथ में किया हीट। तो उससे क्या हुआ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, सामने वाले का H, यहां पर एक का H जा रहा है, एक का OH, और उससे क्या चीज बन के आ रही है, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे बना बच्चों, 2 एसिड से वाटर निकाल के। एनहाइड्राइड को वाटर देंगे तो क्या होगा, वही रिवर्स एस्टरिफिकेशन जैसे बात कर रहे थे। एसिड की प्रेपरेशन में भी ये रिएक्शन किया है कि एनहाइड्राइड का आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो वापस पेरेंट एसिड्स मिल जाएंगे, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे तो वापस पेरेंट एसिड्स, दोनों एसिड और अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये वही चीज है। नाउ यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जिसको मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगी आफ्टर फिनिशिंग फर्स्ट लेयर ऑफ चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट अगर आपने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स लिए, उन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का एनहाइड्राइड किस कंडीशन में बनता है, क्या सभी का बनता है? 14, 15, 16, 13, 12, ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन जो है विद प्रॉपर रिएक्शन आगे आने वाली है कि डाइकार्बोक्सिल, और ये काफी अच्छी कवरेज मिलेगी आपको कंपटीशन में कि डीकार्बोक्सिलेशन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कैसा दिखता है, किस कंडीशन में होता है, या होता ही नहीं है किसी केस में। क्लियर यहां तक सबको? सो ये मेरे पास क्या था, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। तो अब तक सारी रिएक्शन ऑलमोस्ट, अगर मैं डीकार्बोक्सिलेशन को छोड़ दूं उसमें तो पूरा COOH जा रहा है, तो सारे के सारे रिएक्शंस में क्या हो रहा है, OH हो रहा है एसिड का। ठीक है, चलिए अब जरूरत पड़ गई छठा, एस्टरिफिकेशन। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन और एस्टरिफिकेशन में फर्क एक ही है, वहां दोनों एसिड थे, यहां एक एसिड के सामने एक अल्कोहल है, बस। तो यहां तक मैंने आपको नोट करा दिया। तो अब जरा ध्यान से इसका मैकेनिज्म देखिए, क्योंकि मैंने अल्कोहल में भी नहीं कराया, वहां के क्वेश्चन भी अब आपको यहां मिलेंगे जो एस्टरिफिकेशन से एक्सपेक्टेड थे। आप जो एसिड ले रहे हैं, आपको अभी तो याद करा दिए जो मेरा पर्पस था। अब जरा याद जो की हुई चीज़ है उसको एक बार साइड पे रखते हैं, इसका प्लान देखते हैं हो क्या रहा है। बट इफ आई रिमेंबर वेरी कंफर्टेबली आई विल बी डूइंग दिस, और मुझे पता है R' किधर जाएगा। मुझे प्रोडक्ट पहले पता हो तब मैकेनिज्म का मजा अलग होता है कि हमें पता है कहाँ लेके जाना है। तो अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि होता क्या है। ये आपके पास एसिड का अल्कोहल से जब आप एस्टरिफिकेशन करा रहे हैं, आपको पता है पिंच ऑफ एसिड डालना पड़ता है, राइट? उसमें HCl, H2SO4 या बेस कुछ ना कुछ हम डालते हैं। तो एसिड जब हमने डाला तो सबसे पहले ये वाला O और ये वाला O, 2 O दिखते हैं इस H+ को। किसी एक के पास ये जाएगा प्रोटोनेट करने, क्योंकि ये पाई बॉन्ड के साथ लिंक्ड है। ये बहुत जल्दी इसको पता है पाई बॉन्ड टूट के मेरे पास बढ़िया नेगेटिव स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो प्रोटोन भी इसी के पास जा रहा है। उसके पास एक प्रोटोन ऑलरेडी है, राइट? इसके पास एक प्रोटोन जा रहा है और प्रोटोनेशन ये हुआ।
जैसे ही प्रोटॉन आया क्या इच्छा होगी पाई बॉन्ड की, अब तो टूटना पड़ेगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नॉट हैपनिंग, जैसे ये टूटेगा वो पॉजिटिव चार्ज जो अभी मैंने पार्शियल बनाया कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आने का क्या मतलब है, अब अल्कोहल सीन में आएगा। अल्कोहल इज अ वर्सेटाइल कंपाउंड, वो चाहे तो न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है, चाहे तो वो इलेक्ट्रोफाइल भी बन सकता है। अब अल्कोहल का OR एज न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे आएगा जो कार्बन टोटल इलेक्ट्रोफाइल हो गया, क्योंकि पाई बॉन्ड टूट के उधर चला गया। नाउ दिस कार्बन इज विद अल्कोहल का OH+, अगेन O इज विद पॉजिटिव चार्ज, उसमें उसको किसी को तो धक्का देना है। प्रोटॉन इज हैप्पी टू लीव एज H पॉजिटिव, बट प्रोटॉन किसको देख के जा रहा है, अब ये दोनों आपस में खेलते रहेंगे, प्रोटॉन एक्सचेंज, उधर से प्रोटॉन इधर, इधर से उधर, इक्विलिब्रियम आ गया। मेरे को इक्विलिब्रियम अगर प्रोडक्ट की साइड लेके जाना है ना, तो मुझे वो निकालनी पड़ेंगी कुछ चीजें इससे कि भाई बैकवर्ड ना जाए, आप जानते हैं। तो जैसे ही आप देख रहे हो कभी ये वाला H अगर आप देखें इधर आ गया, राइट, सॉरी, ये वाला H इधर आ गया, तो दिस O इज हैप्पी, नो पॉजिटिव चार्ज, OH2 पॉजिटिव, कभी तो निकलेगा वाटर अब। तो यहां आते ही वाटर रिमूव हुआ, जो ब्लू कलर से OH लिखा है वो लॉस्ट एज वाटर, और वो कौन से वाला OH है, जस्ट टेक केयर ऑफ दैट, जो आपको पहले रटाया हुआ है। क्या बन गया मेरे पास, कुछ कुछ तो शक्ल आनी शुरू हुई। जब वाटर रिमूव हो गया तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट सब डिस्टर्ब हुआ, यहां से ये आया डबल बॉन्ड। अगेन नाउ एज एक्सपेक्टेड फिर क्या होगा, डीप्रोटोनेशन हुआ, अब आया एस्टर। पॉइंट इज हाउ दिस मैकेनिज्म अकर्स, अगर पता हो तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके पास, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके हाथ में आते हैं। इनमें से कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन में बनता ही नहीं है, ये सारे पता होने चाहिए, या कुछ भी, वही आपको DPP अब थोड़ा हेल्प करेगी। एस्टर आ गया सबके पास, तो इस पूरे मैकेनिज्म का एडवांटेज क्या है, अगर मैं आपको ये ऑक्सीजन लेबल करके दूं 18, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 इज रेडियो एक्टिव, उसको ट्रैक किया जा सकता है। C14 इज रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एटम्स को ट्रैक कर सकते हैं, समझ लीजिए वो ट्रैकर के साथ है। तो मैंने O18 लगाया तो इस पर ट्रैकर है, मैं ट्रैक करती रही, पता चला O18 एज इट इज एस्टर में मिला, और अगर मैंने इसका मतलब ये निकल गया, तो बेटर है मेरे को ये OH पता करना हो तो मैं किसको ट्रैक कर दूंगी, मैं इसको ट्रैक कर दूंगी, और मुझे एंड में पता चलता है वो जो O18 था इट इज लॉस्ट एज वाटर, तो निकलने वाला वाटर रेडियो एक्टिव वाटर होगा पक्का, इफ इट इज सो। तो उस वाटर को मैं ऐसे ही कहीं भी डिस्पोज नहीं कर सकती, ये सारा डिस्पोजल मैनेजमेंट भी होता है अगर आप केमिस्ट्री लैब से रेडियो एक्टिव मटेरियल निकाल रहे हैं तो। दिस इज हाउ वी ट्रैक ऑक्सीजन, कौन से वाला ऑक्सीजन वाटर में निकला। क्लियर एवरीवन? तो ये मेरे पास सिर्फ एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म नहीं है, मेरे पास एसिड और उसके डेरिवेटिव लगभग सभी का मैकेनिज्म कुछ ऐसे ही चलेगा, OH वाली ब्रांच ही जाएगी, राइट? तो अभी आपके लिए एस्टरिफिकेशन के मैकेनिज्म में ये चीज थोड़ी आपको ध्यान देनी है। इफ एस्टरिफिकेशन इज डन with the use of these two acids then it is called as Fischer-Spear esterification. I think ये बात ऑलरेडी कवर हो चुकी है जब हम एस्टरिफिकेशन अल्कोहल्स में कर रहे थे या कहीं भी और आया था, बट इफ यू फील नहीं हो चुकी तो इसे नोट करिएगा, बट जब मैं टाइम दूं, अभी 2 मिनट फ्लो में इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट करिए फिर नोट करेंगे, राइट? तो फिशर स्पीयर एस्टरिफिकेशन, वही एस्टर बनाया सब कुछ वही, इट इज जस्ट HCl और H2SO4। ये तो रिवीजन के लिए डाल दिया, दोबारा नोट मेरे को नहीं लगता करना चाहिए, वही चीज है, बार बार वही चीज है। दिस इज लॉस्ट एज वाटर। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ PDF कि किसी के नोट्स खो जाए, उसको PDF से पढ़ना हो तो इतनी बार लिखते हैं हम, वरना ये रेपिटेशन ऑफ प्रीवियस स्लाइड है। इसमें किसी ने नोट्स बनाने हो अपनी कॉपी में प्रॉपर तो प्लीज इतना लिखिएगा। नाउ हाईली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन। ये भी मैं अल्कोहल में करा चुकी हूं, बट क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोबारा दे रही हूं। आप देखिएगा अल्कोहल में एस्टरिफिकेशन मैंने बोला है, एसिड में R का साइज बढ़ता जाए, अल्कोहल में R का साइज बढ़ता जाए, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी और ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन घटेगी। तो ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन इज टोटली साइज बेस्ड। तो यहां अब मैं एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म क्लोज करती हूं, तो तब से जो अल्कोहल से चल रहा था वो आज क्लोज होगा। 2 कैटेगरी खत्म, तीसरी शुरू। एक ही रिएक्शन है इसमें, 2 कैटेगरी कौन सी थी? एक तो एसिडिक कैरेक्टर जिसमें एसिड H रिमूव कर रहा है, दूसरी कैटेगरी कौन सी थी? जिसके अंदर
उसका OH टूट रहा है। तीसरी बीच में ही हेडिंग मिस हो गई ड्यू टू होल COOH ग्रुप, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। ड्यू टू होल COOH ग्रुप्स में आपको डीकार्बोक्सिलेशन के कोल्ब्स और सोडा लाइम वाली मेथड पढ़ाई। तीसरी कैटेगरी और आखिरी कैटेगरी है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ड्यू टू अल्फा एच। एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा एच कितना इंपॉर्टेंट था, वी हैव सीन एल्डोल एज वेल एज केनिजारो, और उसने कितना वॉल्यूम लिया आपके टेस्ट में भी और आपकी डीपीपीज में भी। ये उसका जस्ट रिवर्स होगा, बट बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं। हम लोगों ने पूरे 3 साल 4 साल पास्ट ईयर सर्च किया, कुछ इंडिपेंडेंटली कार्बोक्सिलिक एसिड पे आया है या अब तक जैसे चलता आया वैसे ही कि CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं बीच में बन रहा है या कुछ इस तरह की चीज। इंडिपेंडेंटली एक ही चीज आई है एसिड्स पे, एक ही, और वो भी मर मर के हमको 7 क्वेश्चन मिले हैं, वो मैं आज की मिसलेनियस डीपीपी में डाल दिए पिछले 3-4 सालों के HVZ रिएक्शन पे। बस इंडिपेंडेंटली किसी का दिल किया कि मेरे को जेई में या नीट में कार्बोक्सिलिक एसिड पे कोई क्वेश्चन देना है तो इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब आपने देख लिया, किसी ना किसी चैप्टर में लिंक्ड है। HVZ रिएक्शन क्या है? हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, राइट। ये सिर्फ अभी नोट करने के लिए समझिएगा, इस पे बहुत प्यारा क्वेश्चन आज की मिसलेनियस डीपीपी का डिस्कस करूंगी। अल्फा हाइड्रोजन अगर एक भी है तो ये रिएक्शन गो टू रिएक्शन है, बट अल्फा माने पड़ोसी, और वो पड़ोसी विनाइलिक नहीं हो सकता, वो पड़ोसी डबली बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड नहीं हो सकता, sp3 हाइब्रिडाइज। चेक फर्स्ट कंडीशन, अल्फा पे यहां मैंने 3 दे दिए, बट एक भी है तो गुड टू गो। आप रेड फॉस्फोरस का कोई भी हेलोजन दे सकते हैं, Br2, Cl2, I2, F2 हम दे नहीं पाते, वी ऑल नो, I2 भी, राइट। कोई भी हेलोजन आप दे दीजिए रेड फॉस्फोरस के साथ। अल्फा पर ऑब्वियसली हाइड्रोलाइज करना है, अल्फा पर एक H सब्सटीट्यूट होगा और उसकी जगह एक हेलोजन आ जाएगा। आप सोच के देखिए, कन्वर्जन में मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड के पड़ोस में तुमने X दे दिया हेलोजन, मैं OH लगा सकती हूँ, मैं CN लगा सकती हूँ, मैं NO2 लगा सकती हूँ, NO2 को रिड्यूस करके NH2 अमीनो एसिड बना सकती हूँ, अल्फा अमीनो एसिड। उस NH2 को फिर मैं आइसोसाइनाइड टेस्ट कर दूं तो NC लगा सकती हूँ, पूरी ऑर्गेनिक लपेट ली इसमें। कि आप यहाँ हेलोजन लगा गए तो लो जी चैप्टर 1 से शुरू अब काम, अब कुछ ही करा लो इनसे। हेलोजन आ गया, फिर यहाँ पे ग्रिग्नार्ड भी क्यों नहीं बना सकते, MgBr भी बना दूंगी। ग्रिग्नार्ड बन गए तो मैं यहाँ टर्शियरी अल्कोहल ग्रुप बनवा दूंगी, कर दो कीटोन से रिएक्ट, नो एंड टू इट। HVZ ही क्यों कवरेज में, क्योंकि दिख गया। HVZ के बाद फिर आपको पूरी ऑर्गेनिक फैला देंगे सामने। सो अब मेरे पास X है, व्हाट नेक्स्ट? अगर मैंने P+I2 दिया है तो ये रिएक्शन तब तक चलता है जब तक सारे अवेलेबल अल्फा H सब्सटीट्यूट नहीं हो जाते बाय हेलोजन। और अगर अल्फा खत्म हो गए तो इसके पड़ोस में बीटा पे H है, वो भी शुरू हो जाएंगे। पड़ोसी यानी अल्फा के बाद खत्म होने के बाद बीटा पे भी अगर H मौजूद है, बीटा कार्बन पे, वो भी लपेटे में आएंगे। तब तक चलता रहेगा जब तक अल्फा के सारे H और बीटा के सारे H एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। तो अगर ये HVZ रिएक्शन है तो क्या कोई फर्क भी मिलता है? आपने देखा था जब हेलोजिनेशन हमने एल्केन का किया था, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में फर्क मिला था। ब्रोमिनेशन इज हाईली सिलेक्टिव, उसके टर्शरी वाले का रेट 1800 कुछ था, तो वो प्राइमरी सेकेंडरी को देखता ही नहीं। और क्लोरीनेशन में आपको पता है 1:3.8:5 था, तो वहां थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी फैक्टर घुस गया था, थोड़ा काउंट आ गया था। लेकिन इसमें क्लोरीनेशन जो है पहले अल्फा पोजीशन पे होगा, फिर बीटा पर भी होगा, जैसे कि ये। अगर इसको मैंने सेम कंडीशन दी, ये भी रिप्लेस होंगे, ये भी रिप्लेस होंगे। क्या इन पे अगर मैं देखूं, समझूं, क्लोरीनेशन मैं कहती हूं पॉसिबल नहीं है। वेरी ऑब्वियस, क्यों पॉसिबल नहीं है? अल्फा पे H नहीं है, इस पे भी अल्फा पे H नहीं है, तो इस पे क्लोरीनेशन इस मेथड से यानी HVZ रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं। आप चाहे Cl2 लाओ, Br2 लाओ, I2 लाओ। अगर आपको ब्रोमिनेशन करना पड़े तो क्या सब कुछ सेम है? ब्रोमिनेशन सिर्फ अल्फा तक आके रुक जाता है, बहुत बड़ा ब्रोमीन, स्टेरिक क्राउडिंग, बीटा पे नई जगह बचती उसके बाद कि वहां भी ब्रोमीन लगे। दिस इज हाउ लास्ट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड्स। तो सो मान लो मैं आपको एक ऐसा कन्वर्जन देती हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए HVZ कैसे आया बीच में। दिस इज फॉर बोट्स। एसिटिक एसिड को प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड में लाइए, तो सबसे पहले तो मुझे पता है ये रहा एसिटिक एसिड, और प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड मैं आपके सामने बना रही हूँ।
दिस, चेक, यही है प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड। अब यहाँ मेरे को एक कार्बन बढ़ाना है, वो भी COOH वाला कार्बन, मींस एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाना है, मतलब प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में शायद जाना पड़े, शायद COOH लगाना है। तो COOH बनाने के मेथड तो शुरू से ही पढ़ती आ रही हूँ मैं, लेकिन द पॉइंट इज मेरे को किस जगह कार्बन, कौन सी जगह पर COOH लगाना है। फंक्शनल ग्रुप ये पड़ोसी ये यहां पर लगाना है। अल्फा पोजीशन पे अगर कुछ लगाना है कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये इंटैक्ट रखना है, मींस आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ HBZ। तो सबसे पहले मैंने HBZ की हेल्प लेके ये बना दिया। अब मेरे पास क्या है, अब तो Cl आ गया, फिर तो सब आ गया। अब आप KCN देंगे, इस पे आएगा CN आएगा, उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, CN विल कन्वर्ट इनटू COOH। बट व्हाट माय इंटरेस्ट इज, यहां से और क्या चीजें खुलती हैं। अगर आप इसको एक्वस KOH दोगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा पर OH आ जाएगा। अगर इसकी जगह आपने अमोनिया दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अगर आपने इसको अमोनिया दिया तो CH2 COOH, और इस पर क्या आ जाएगा, अल्फा अमीनो एसिड। कौन से वाला अल्फा अमीनो एसिड, अब आप उसका नाम भी बता सकते हो। इकलौता अल्फा अमीनो एसिड था जो कि एक कायरल ना होके, सॉरी, जो कि कायरल ना होके एक कायरल था, जिसमें दोनों के दोनों R थे, दोनों के दोनों H थे, बाकी सारे अमीनो एसिड्स क्या थे, कायरल थे। ये वही आ गया मेरे पास। अब अमीनो एसिड आ गया तो उसके बाद तो मैं फिर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ही पकड़ लो यहां से, कुछ भी डिटेल एडवांस का क्वेश्चन बनाना हो तो। एनीवेज, सोडियम और ड्राई ईथर दूं तो क्या होगा, केशव, कुणाल, अभितेज, परीक्षित, इसको मैंने सोडियम और ड्राई ईथर दिया तो क्या होगा। रिएक्शन का नाम पता, कुछ टुकड़ा अगर दे दो आगे मैं पकड़ लूंगी। वुड्स, हेलोजन है भाई, तो उससे क्या होगा, वुड्स होगा तो ये चीज डबल हो जाएगी। तो यानी यहां से अब आप ये सोच लो, HVZ के बाद तो फिर समुंदर खुल गया पूरा ऑर्गेनिक का। में दिया है, इस कन्वर्जन को कैसे करेंगे, मेरे साथ जरा पहले अप्रोच को समझिएगा, उसके बाद ही कुछ करिएगा। दिस देखने में ये काफी मुश्किल लगता है भी। थोड़ी सी शक्ल सूरत में डिफरेंट बनाऊं, प्लीज उसको मैनेज कर लेना। राइट, दिस मेरे को ये करना है, इससे ये चेक करना कार्बन के नंबर का क्या सीन है, डबल हो रहा है, जस्ट चेक। मेरे को एक चीज से हिंट मिली जब मैंने पहले ये क्वेश्चन पढ़ा, एटलीस्ट ये चीज तो डबल हो रही है और ये यूं है। इसको उन्होंने ऐसे नहीं खोल के बनाया कि तुम रिलेट कर सको। मुझे ये दिख गया CH3 होल ट्वाइस एक ही C पे, और ये CH3 पक्का कुछ डुप्लीकेशन का मामला है, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या है। कोई इतना समझ आ रहा है एनहाइड्राइड बन रहा है। एनहाइड्राइड बना है तो पक्का मुझे क्या लगता है 2 एसिड बने होंगे, उन 2 एसिड को हीट किया होगा, और जो अभी थोड़ी देर पहले देखा डिहाइड्रेशन हुआ होगा, वाटर निकला होगा, यानी एसिड एक तो है, तो पॉइंट तो वैलिड है, दूसरा भी एसिड बन सकता है, कुछ भी अभी तो सोच रहे हैं। लेकिन कुछ भी करके मैं ये हिस्सा कैसे डुप्लीकेट करूंगी, तो अब मेरे पास इसमें मैं खुद नहीं सोच सकती, मेरे को चाहिए ऑप्शन। अब सबसे पहले आप इसकी ऑप्शंस अगर देखें क्वेश्चन 4 की, P+I2 ए ऑप्शन, मैं ए को पकड़ती हूँ, मुझे नहीं पता वो सही है गलत है, लेकिन पहले ए को पकड़ते हैं, प्रैक्टिस तभी होगी। P+I2 अगर ऑप्शन ए लेती बच्चों, P+I2 से क्या बनता, CH3 होल ट्वाइस, C पे क्या आ जाता, आयोडीन और COOH। अब ये कहते हैं H2SO4 एसिड दे दो, इसको डिहाइड्रेट कर दो, नहीं सोडियम दिया है, सॉरी। अगर अब इसको मैं सोडियम दूं, नेक्स्ट सोडियम दिया है तो शायद ये अंडरस्टूड है ड्राई ईथर में ही दिया होगा, वरना सोडियम आग पकड़ लेगा, ये मतलब अंडरस्टूड मान लिया, और ये ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा ही आया, वहां फैल नहीं सकती, ड्राई ईथर नहीं दिया, सोडियम दे ही नहीं सकते अगर ड्राई ईथर नहीं है। सोडियम है तो इसको डुप्लीकेट कर दूं, फिर तो वुड्स हो गया। वुड्स अगर हो गया तो चेक क्या बनता है, मैं ना उसी तरह से करने की कोशिश करती हूँ जैसा उसमें डायग्राम है। देखना बच्चों, ठीक किया है।
अब H2SO4 हो जाएगा डिहाइड्रेट। क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट की लिस्ट में मेरे पास H2SO4 है? चेक करिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, चेक। H2SO4 कैटेगरी लिखवा है, क्योंकि मैं अगर अब देखूं A और D में समस्या एक ही होने वाली है, H2SO4 और P2O5। चेक कर लो एक बार A और D में, तो A में ही आ गया आंसर। मैं चाह रही थी एक आधा और खिंचता। चेक करिए, जहां हम डिहाइड्रेशन पढ़ रहे हैं, या सॉरी एनहाइड्राइड फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, मैंने आपको डिहाइड्रेशन के एजेंट्स कौन कौन से लिखवाए हैं? P2O5 के अलावा कोई और लिखवाया है क्या? HCl, H2SO4 लिखवाया है? नहीं, राइट बस P प्लस, मतलब क्वेश्चन में इन्होंने हिंट दे दी, आपको जाना तो HBZ पे ही है। जो भी A ऑप्शन उठाएगा वो यहां तक तो पहुंच जाएगा, और दिख रहा है ये डुएबल है। फिर देखो कि D ऑप्शन में भी यही है, कहां जाके डिफरेंस डाल दिया। क्या आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट सही याद भी है? HBZ तो मेरे को याद है, मेरे को डिहाइड्रेटिंग एजेंट में समस्या आ गई, तो ये चीज जो लिखवाई जा रही है बस यही याद रखनी है। तो एक अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखा, सो कंप्लीट करने से पहले ही मैंने उठा लिया कि एक बार देखना बनता है। सो HBZ की एप्लीकेशन आ गई सभी के पास, एवरीवन? नाउ NCERT का आखिरी पैराग्राफ, एसिड्स की सारी कैटेगरी खत्म। आखिरी पैराग्राफ के आप ये नोट नहीं कर रहे, अब फ्लो में चलेंगे, क्योंकि ये आखिरी पैराग्राफ है, इसमें कुछ है भी नहीं जो आपको मैं नया बताऊं। एरोमेटिक एसिड्स के रिएक्शन क्या होंगे? वही फ्रीडल क्राफ्ट, अगर एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, मैं हेलोजिनेशन कुछ भी करूं, तो हेलोजिनेशन किया तो भी कहाँ आएगा? मेटा पे। मैंने नाइट्रेशन किया तो भी कहाँ आएगा? मेटा पे। मैंने सल्फोनेशन किया तो भी कहाँ आएगा? मेटा पे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहाँ कहाँ नहीं होता था अब तक जितनी ऑर्गेनिक हमने पढ़ी है? एनीवन? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक दो जगह आया है, इट विल नॉट गिव समर अमीन्स। एनिलिन में नहीं होता था, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। एनिलिन एक बेस, और फ्रीडल क्राफ्ट कराने के लिए आपको एक तो एसिड देना पड़ता है, लोएस्ट एसिड AlCl3, वहां नहीं होता था। अब ये दूसरी कैटेगरी आई है, यहां भी आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देखेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक, ये आखिरी लाइन है आपके NCERT में, कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O जो है वो AlCl3 के साथ लिंक हो लेगा, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड इज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। उसके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर से AlCl3 जाके कंबाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या दिक्कत आएगी? देयर इज नो मोर AlCl3। जब AlCl3 नहीं है तो मेरा एसाइलेशन, एल्काइलेशन पॉसिबल नहीं है। यहां आपका NCERT से चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद एक बॉक्स है जिसके क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक, इनमें से कौन सा कम एसिडिक, जो लास्ट क्लास में हम कर चुके। उसके बाद एक लाइन लिखी हुई जो मैं बात जरूर करूंगी, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था जेई की एक शिफ्ट में, और बच्चों ने कहा था आउट ऑफ द सिलेबस है, इसको क्लेम करो। कहते हैं कि हमने जो चैप्टर काट दिया उसका क्वेश्चन नहीं आएगा। टीचर्स ग्रुप पे बहुत डिस्कशन हुआ, नायलॉन 66 कैसे पूछ लिया, पॉलीमर्स 2 साल पहले ही तो कटा, लास्ट ईयर ही तो कटा है पॉलीमर्स, लास्ट ईयर की 12th में ही तो कटा है। इसके आखिरी में 4 लाइनें लिखी हुई हैं, एप्लीकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसके अंदर बता रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड कहां कहां यूज होता है, जैसे कि पूरा चैप्टर मतलब एसिड डेरिवेटिव। एडिपिक एसिड से, एडिपिक एसिड क्या था? 6 कार्बन का एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बीच में 4 CH2, COH, COH। एडिपिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर का मोनोमर है। नायलॉन 66, नायलॉन आपकी आजकल की लाइफ जो है वो नायलॉन के बिना पॉसिबल नहीं है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर जिससे रोप्स या ट्रैकिंग का जितना भी सामान बनता है, माउंटेनियर्स जो भी सामान रखते हैं उनका सब कुछ नायलॉन होता है, चाहे टेंट हो, चाहे रोप्स हो, चाहे जो भी कुछ हो। तो नायलॉन का एक इतना पॉपुलर फाइबर का मोनोमर है एडिपिक एसिड। तो लास्ट टू लास्ट ईयर तक ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन था, नायलॉन 66 में 66 का सिग्निफिकेंस क्या है? इसके 2 मोनोमर थे, एक नायलॉन के एक एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में कितने कार्बन है? 6। दूसरा मोनोमर उसमें भी 6 कार्बन। दोनों के दोनों क्योंकि 6 कार्बन वाले मोनोमर्स थे, इसीलिए नायलॉन के पीछे लग गया 66।
जो नायलॉन आप यूज करते हैं वो नायलॉन 66 है। ऐसे ही सोडियम बेंजोएट एक बहुत कॉमन प्रिजर्वेटिव जो हर फूड, पैक्ड फूड में मिलता है आपको। तो वो जो 4 लाइनें लिखी है यूजेस की, उसमें से एक क्वेश्चन टकरा है, नायलॉन इज मेड अप ऑफ दिस एज वेल एज डैश एसिड, चूज एडिपिक एसिड। और ये पॉलीमर चैप्टर होता था जो कटा है, वहां नायलॉन का पूरा स्ट्रक्चर और सब कुछ था। सो एक एक लाइन को पकड़ेंगे आप, तो यहां आपका चैप्टर एनसीईआरटी से क्लोज हुआ। एरोमेटिक एसिड को लेके इतना ही दे रखा है। अब मैं बढ़ती हूं, जो जो कुछ भी मैंने पढ़ा अब तक उसमें किसी लायक नहीं है कन्वर्जन, ये बताओ उसमें। अब आप, अभी मैंने चैप्टर का बैरियर तोड़ दिया है। आई डोंट नो, मैं एल्डिहाइड कर रही हूँ, कीटोन कर रही हूँ, अल्कोहल कर रही हूँ, मैं एसिड्स कर रही हूँ, मैं अल्काइल हैलाइड्स कर रही हूँ, अमीन्स कर रही हूँ, बैरियर तोड़ रही हूँ मैं। कैन यू हेल्प मी इन गेसिंग दिस? पूरे 6 चैप्टर ऑर्गेनिक के मिला लीजिए, +1 +2। मुझे देखना है आप मेरे को कितना सपोर्ट कर पाते हो, ताकि मैं आगे रिवीजन को प्लान करूंगी इसकी। तो वो नाम क्या है उस रिएक्शन का, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए। एसाइल क्लोराइड उस चीज का नाम है, बिल्कुल सही। उस पूरी रिएक्शन का नाम क्या है, कुछ है नाम? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, AlCl3 की प्रेजेंस में। पहले तो मैंने लगाया एसाइलेशन करके एसाइल ग्रुप, फिर नाइट्रेशन। तो 1 और 2 रिएजेंट पकड़ लोगे, बस 4 कर दूंगी तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, 2 तो कर ही लेंगे आप, 4 वाली स्टेज भी आ जाएगी। चलिए, पहले आपने दिया इसको HCN, उससे क्या होगा, यहां पर एक तो लगेगा OH और एक लगेगा CN, फिर CN का कर दो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये रिपीट है आपके सब्जेक्टिव टेस्ट में भी, मिला हो तो कोई बड़ी बात नहीं। तो सेकंड चीज क्या लिखूं HCN के बाद? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, H3O पॉजिटिव। तो पहले तो मैग्नीशियम दिया किसके साथ? ड्राई ईथर के साथ, फिर ग्रिग्नार्ड बन गया, फिर MgBr आ गया। कौन सा अल्कोहल बन रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? सबसे पहले ये सोचा करो कौन सा अल्कोहल बन रहा है, टर्शरी कि सेकेंडरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्कोहल किससे बनता था ग्रिग्नार्ड बना के? कोई भी एल्डिहाइड दे दो। अगर फॉर्मेल्डिहाइड देते थे तो प्राइमरी बनता था, कोई भी एल्डिहाइड दे दो। तो मैग्नीशियम ड्राई ईथर दिया, उसके बाद अब जो लाना है अब एल्डिहाइड तो वही दिया जाएगा। तो बाकी आप बताएं, 2 कार्बन लाने हैं तो कौन सा एल्डिहाइड दूं? कुछ गलती हो तो चेक करो। इसके साथ कुछ और दिया जाता है, खाली CH3CHO? जब भी हम ग्रिग्नार्ड वाला काम करते हैं ना, तो उसमें ये भी साथ होता है, बाय डिफॉल्ट भूल ना जाए। हो जाएगा। अब मेरे लिए बैरियर खत्म है, मैं कहां से क्या उठा के लाऊं? आपको याद है, ये मेरे को बस देखना था, तो आपको याद है, तो वी आर इन मच बेटर शेप जी। अब आपके पास, मैं एनसीईआरटी से बाहर निकल रही हूं, अब एनसीईआरटी हो गया आपका। लैब टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स गलती से भी आयोडोफोम टेस्ट नहीं देते, मुझे मैम ने बताया, ममता मैम ने, काफ़ी बच्चों ने, आप लोगों ने टेस्ट्स में, ऑब्जेक्टिव में इसको चूज़ किया है। क्यों चूज़ किया? कहीं मेरे बताने में गलती रही है? CH3CO जहाँ भी है वो आयोडोफोम देता है, बट मैंने बार बार बोला है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन तीनों में CH3CO जहाँ भी है वो आयोडोफोम देता है। एसिड कैन नेवर गिव। व्हाई? आप एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल का आयोडोफॉर्म करके कर क्या रहे थे? ऑक्सीडेशन, और उससे एसिड ही बन रहा था। अब एसिड से थोड़ी एसिड बनेगा बच्चों, आयोडोफॉर्म का एंड प्रोडक्ट एसिड है, तो आप एसिड को ही एसिड तो नहीं बना सकते। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स नेवर गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, बट फॉर्मिक एसिड इज नॉट एट ऑल बिहेविंग एज एसिड। ये आपने एसिडिक स्ट्रेंथ में ही देख लिया, और हर जगह देखा, इट इज सो रिएक्टिव, सो अनस्टेबल कि इमीडिएटली CO2 बनाता है। तो फॉर्मिक एसिड के रिएक्शन बाय चांस एल्डिहाइड कीटोन से लगभग मैच करते हैं, इसीलिए ये टोलेंस और फेलिंग्स दोनों देगा। फॉर्मिक एसिड टोलेंस फेलिंग्स देगा। मेरे को टेस्ट में ये बहुत दिक्कत हुई थी, मैं वो क्वेश्चन नहीं दे पा रही थी, इनमें से कितने टोलेंस देंगे, मुझे एसिड निकालना पड़ा फॉर्मिक उसमें से, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब मैं उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करूंगी। ऑल अदर एसिड्स का लैब टेस्ट एज डिस्कस्ड, brisk effervescence. All acid derivatives also give this, कि अगर आपको एस्टर देखना है ना कोई है कि नहीं, NaHCO3 डालिए, वो भी brisk effervescence देगा। अमाइड डालिए,
एसिड क्लोराइड डालिए, सारे के सारे ब्रिस्क इफेक्ट्स देंगे। तो ये लैब टेस्ट की हिस्ट्री थी, और भी है बट बेसिक जो चल रहा था वो ये था। इतनी लगभग बात हो गई थी, बस टोलेंस नहीं आया था। एक और टेस्ट है जो सिर्फ फॉर्मिक एसिड देता है, मर्क्यूरी का क्लोराइड एसिड्स में सिर्फ फॉर्मिक एसिड देता है। और हम जानते हैं फॉर्मिक एसिड किससे सिमिलर बिहेवियर शो कर रहा है, एल्डिहाइड से। दोनों के दोनों ये टेस्ट देते हैं वाइट कलर का मर्क्यूरी का प्रेसिपिटेट, मर्क्यूरी क्लोराइड का प्रेसिपिटेट। तो मेरे को लैब टेस्ट रिवाइज कराइए एक बार, क्योंकि लिख नहीं रही तो मेरे को रिवाइज करना है। फॉर्मिक एसिड का लैब टेस्ट टोलेंस भी है, वैलेंस भी है। बाकी सारे एसिड्स का एक ही लैब टेस्ट है, NaH, डेरिवेटिव्स का भी वही है। लेकिन एक और टेस्ट जो फॉर्मिक एसिड एज वेल एज एल्डिहाइड्स देते हैं, वो मर्क्यूरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना। और देख लीजिए फॉर्मिक एसिड का डेस्टाइंड है, उसने CO2 बनना है, उसने ऑक्सीडाइज होना है, राइट। तो इस तरह से आपके पास लैब टेस्ट हुए क्लोज, एसिड्स एज वेल एज थोड़ा सा एल्डिहाइड भी आ गया इसमें। आगे चल सकते हो बच्चों? क्या एस्टर, ये कई बुक्स में देखा गया है, तो मैं जरा ये भी क्लियर कर दूं मिथ आपके लिए। कई बुक्स में ये देखा गया है एस्टर को हाइड्रोलाइज करने के बाद आयोडोफॉर्म होगा, यस, लेकिन एस्टर का आयोडोफॉर्म नहीं होगा। एस्टर को जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो पेरेंट एसिड और पेरेंट अल्कोहल बनेगा। और अगर ऐसा अल्कोहल बना जिसके अंदर CH3CO लिंकेज है, यस, आयोडोफॉर्म आएगा, CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट आपको दिखाई देगा। बट इट डजंट मीन कि एस्टर दे रहा है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस के बाद आयोडोफॉर्म हो रहा है। तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्टिव में आए इज दिस अ राइट चॉइस टू डिस्टिंग्विश, क्योंकि दोनों NaHCO3 के साथ ब्रिस्क इफेक्ट्स देंगे, एस्टर भी देगा, एसिड भी देगा। फंस गई मैं, क्या करूं? लैब टेस्ट तो मेरे को मांगेगा कोई यहां पर। तो दोनों टेस्ट ट्यूब जिसमें एसिड है और जिसमें एस्टर है, दोनों में मैं सबसे पहला काम क्या करूंगी, हाइड्रोलाइज। इसकी सेहत पे कोई असर पड़ना नहीं है। इसके हाइड्रोलाइज होते ही टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बन जाएगा, एसिड भी अल्कोहल भी। अब मैं दोनों में आयोडोफॉर्म का रिएजेंट डालूंगी, एक में येलो PPT आएगा, एक में नहीं आएगा। तो मेरी मजबूरी हो गई कि एस्टर को हाइड्रोलाइज करने के बाद मैंने आयोडोफॉर्म इस्तेमाल किया है। बट कहीं भी इसका मतलब ये नहीं लेंगे एस्टर देता है। बट यस, कैन आई डिस्टिंग्विश बोथ ऑफ देम वाया आयोडोफॉर्म? यस, ये ध्यान रखिएगा। इससे कंफ्यूजन कई बार सरफेस होता है कि नहीं एस्टर का आयोडोफॉर्म आपने किया था, यस किया था, बट हाउ, इट शुड बी क्लियर टू यू। क्लियर है? तो ये ठीक है। उसकी पूरी समरी देखूं तो सबसे पहले मैंने रिएक्शंस में एसिडिक बिहेवियर कंप्लीट किया। उसके बाद मेरे पास आए वो रिएक्शंस जिसमें OH टूटता है। थोड़ा हेडिंग्स ऊपर नीचे हो गई थी, इसलिए समरी जरूरी थी। ये सबके सब रिएक्शन जिसमें हेलोजिनेशन कर रही थी मैं, वो आया इस कैटेगरी में। इसकी जगह अमोनिया लगा रहे थे, वो आया। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ये चारों रिएक्शन इसी कैटेगरी के थे। फिर हम कहाँ पहुंचे कैटेगरी वाइज? ऐसा कोई रिएक्शन है जो इस ग्रुप की वजह से है? यस। एक तो रिडक्शन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की वजह से हुआ, एक डीकार्बोक्सिलेशन, और HVZ COOH के पड़ोसी पे है लेकिन है तो COOH की वजह से, एक HVZ। फिर लास्ट हमने पढ़ा एरोमेटिक एसिड। ये NCERT की पूरी समरी है एसिड्स की, जो 3 पेज का कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है उसमें प्रेपरेशंस को छोड़ के। तो यहां पर मैं पूरा क्लोज कर रही हूं आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर सब्जेक्टिव टेस्ट। इस समरी के बाद अब आपके लिए एक्स्ट्रा एज शुरू हो जाती है, कुछ रेपिटेशन, बहुत स्लो, ध्यान से। जिनको नोट करना है वो साथ साथ करें, मैं रुकना नहीं चाहूंगी, मैं फ्लो को यूज करूंगी। हुन्स डायकर बोरोडीन रिएक्शन हमने एल्काइल हैलाइड्स में किया है। किसी को ध्यान है ये रिएक्शन किया है? कहाँ किया है? क्या उस वक्त कर रहे थे जो ये अचानक मैं लाई थी? कुछ लोकेशन, कुछ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जिसको कहते हैं, किस वक्त बताया था? तब ये भी चल रहा था, ये भी चल रहा था, आपको यहाँ बताना जरूरी था। एनीबडी कैरिंग कॉपी ऑफ एल्काइल हैलाइड नोट्स? एक बार चेक कर लो, जिसको नोट करना है वो नोट करे। अगर किसी के पास कॉपी है, दिस इज बेस्ट। एकदम से आप 2.5 महीने पहले, 2 महीने पहले के कंटेंट पे जाते हो तो बहुत बढ़िया होता है रिटेंशन के लिए। अगर है कॉपी तो चेक करिए। आखिरी 1-2 लेक्चर्स में कराया होगा, किस जगह और क्यों कराया था? एक्स्ट्रा एज करके कराया था कि किसी के साथ रेफरेंस, या इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन लिखवाई थी? एक्चुअली तो मेरे को वो निकलवानी है, एक लाइन और लिखवाई थी इसके नीचे।
लास्ट के 1-2 लेक्चर में ही मिलना चाहिए। प्रेपरेशन के लास्ट में, इट इज प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। मिला किसी को? कहाँ से आ रहा है ये? हाँ, सैंडमेयर के बाद कराया था, कुछ एक लाइन और लिखवाई थी। यस, हुन्स डाई एकर बोरोडीन रिएक्शन सिर्फ, देखो मैंने यहां Cl लिखा है, क्या लिखना चाहिए था यहां पर? Br। ये Cl के लिए इस्तेमाल नहीं होता, मतलब Cl2 नहीं ले सकती, तो क्या लिखवाया मान्या मैंने? पूरी लाइन कॉन्फिडेंस से बोलो यार। I2 के साथ एस्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। आ गया ना इस चैप्टर का दखल इसमें। अगर आप इसका ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, गुड ईल्ड, क्लोरीनेशन कर रहे हैं, ईल्ड पुअर, और अगर आपने इसको आयोडीन दिया, एस्टर की प्रेपरेशन। अब इस चैप्टर की डीपीपी में कहीं आ गया तो मैं ये नहीं कह सकती मेरे को कराया नहीं है, तब कराया था। तो हुन्स डाइक और बोरोडीन रिएक्शन लिखने का पर्पज यहां था कि तुम्हें अब पन्ने पलटने पड़ेंगे, राइट? तो ठीक है, अब अगर है किसी के पास कॉपी तो बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा मुझको कि आप ही लोग मुझे बता देंगे। डी कार्बोक्सिलेशन जो लिखा था, विल बी डन लेटर इन टुडेज क्लास। डी कार्बोक्सिलेशन फिर से सोचो क्या कराया आज में, बिना पन्ने पलटे। आज में डी कार्बोक्सिलेशन एक कोल्ब से कराया, एक नॉर्मल NaOH और CaO से कराया, और कुछ और लिखा था मैंने, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी डी कार्बोक्सिलेशन निहायत फेवर्ड होता है, उसी का डिटेल अब मैं ले रही हूं। अगर अब पूरा डी कार्बोक्सिलेशन का डिटेल जो कि अच्छे क्वेश्चन में मिलेगा। डी कार्बोक्सिलेशन जब एसिड्स की होगी, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अड़ोस पड़ोस में लगा है, जैसे कि NO2, जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड O, जैसे कि C डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप बीटा कार्बन पे, वो हमेशा इस प्रोसेस को क्या करता है? अप्रिशिएट करता है, इन्हेंस करता है, फेवर करता है। कैसे और क्यों? अगर मैं समझूं, चेक, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान से देखिए, COOH ये अल्फा और ये आ गया बीटा। बीटा पोजीशन इज सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफ, जैसे कि C डबल बॉन्ड O। ये C डबल बॉन्ड O क्यों इसको फेवर कर रहा है वो बता रही हूं, लेकिन कोई भी होगा वो फेवर करेगा। आई एम नाउ स्पेसिफिकली टेकिंग एग्जाम्पल इफ बीटा पोजीशन इज कीटो, बीटा कीटो एसिड्स। अगर बीटा कीटो एसिड्स है तो उसमें एक 6 मेंबर्ड रिंग बन गया, जिसमें दीज टू फंक्शनल ग्रुप्स आर सो क्लोज दैट दे आर बाउंड टू रिएक्ट वेरी फास्ट। अब इनका रिएक्शन बहुत फास्ट है क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर नहीं, अब तो प्रॉपरली ओरिएंटेड हो गए। उसकी वजह से जब आप सिर्फ हीट करोगे, आपको डी कार्बोक्सिलेशन के लिए बहुत लंबा चौड़ा तामझाम नहीं लाना, सिर्फ हीट करोगे तो क्या निकलेगा? चेक, कार्बन डाइऑक्साइड। डी कार्बोक्सिलेशन है, CO2 इज गुड लिविंग ग्रुप, कार्बन डाइऑक्साइड। और इनको दर्द भी नहीं हो रहा निकालते हुए क्योंकि इनको पता है आगे क्या होने वाला है। CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H इधर आया, क्या बन गया? कीटोन। ये कीटोन की प्रिपरेशन में स्किप किया था, जरूरत नहीं थी भाई, वो पढ़ते ही यहां पर है। अगर आप किसी पास्ट ईयर की बुक में कर भी रहे होंगे तो कीटोन की प्रिपरेशन में ये आया होगा। इन चारों में से कौन सी मेथड में कीटोन नहीं बनता? अब मैं कहूं इनमें से किस में एसीटोन नहीं बनता, तो एक फिनोल की वो क्यूमीन वाली प्रिपरेशन थी ना, उसमें भी एसीटोन बनता था, एक इसमें भी एसीटोन बन रहा। हम उसको फिनोल की प्रिपरेशन से जानते, बट उसमें एक बाय प्रोडक्ट एसीटोन था। अब इसको हम डी कार्बोक्सिलेशन से जानते, बट इसमें मेन प्रोडक्ट कौन था? कीटोन हो गया। तो अब आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चंस इकट्ठे होते हैं कि यार चारों चैप्टर को इकट्ठा करना पड़ेगा। सो यहां पर क्या बन गया मेरे पास? एसीटोन। सिर्फ ये दिखाया अगर बीटा पे कीटो है तो एसीटोन बन गया। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट। अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, हैव अ लुक क्या किया है मैंने, सिर्फ देख के समझ आता है। अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH है, तो अगर ये मेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा, बीटा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही लगा है। कोई पूछ ही ले क्यों होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में बड़ा इजीली डी कार्बोक्सिलेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई ईज इज गुड एज कंपेयर टू मोनो। डाई में ईज क्यों गुड है? क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ही काम कर रहा है।
जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है तो CO2 निकलेगा। CO2 जब निकला, ओनली हीट, ओनली लिखने का मतलब है कुछ खास तामझाम नहीं, तो जब ओनली हीट की बारी आई, CO2 निकला, तो क्या बना? एसिड से एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कोई इसका कॉमन नेम बताए मेरे को? एडिपिक हो गया आज एक बार कवर, सक्सेनिक हो गया, मैलिक एसिड, पक्का? ऑक्जेलिक के बाद मैलिक आता था, तो मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो गया मेरे पास। नाउ तो बीटा कीटो एसिड मैंने कवर कर लिया, मोस्ट रेडिली डीकार्बोक्सिलेट होंगे। यानी डीकार्बोक्सिलेशन की अगर ट्रेंड पूछा, आंख बंद करके सबसे पहले किसको उठाओगे? बीटा कीटो एसिड्स को। उसके बाद अगर मेरे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं 1,4 और 1,5, दे डीकार्बोक्सिलेट इजीली। पुट अ चेक, कैसे हो रहे हैं? क्या हो रहा है? मैं कह रही हूं 1,4 1,5 डीकार्बोक्सिलेट इजीली हो रहा है। कुछ थोड़ा सा फर्क हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा। कार्बन रिमूव हो रही है? नहीं। हीट किया तो क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन। इसीलिए डीकार्बोक्सिलेशन थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है। 1,3 पे मैंने डीकार्बोक्सिलेट कराया, जैसे ही मेरे पास 1,4 1,5 आया, डीकार्बोक्सिलेट नहीं होगा, कर वही रहे हैं हीट, क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट। और क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। तो इनसे बना एनहाइड्राइड। 1,4 1,5 सेम है। अब जो अच्छे क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसा टकराएगा। अब इसको तुम 1,4 बोलोगे, 1,5 बोलोगे, 1,3 बोलोगे कि 1,2 बोलोगे? माई क्वेश्चन टू यू कि भाई जो मैंने पहले लिखी बात क्या उस स्पेक्ट्रम में कवर हो गई? शायला, ये 1,2 डीकार्बोक्सिलिक एसिड है, 1,3 है, 1,4 है, क्या है? 1,2 एवरीवन? IUPAC नेम करो यार, 1,4 आएगा। 1,4 के लिए मैंने ऊपर क्या लिखा है? क्या ये भी 1,4 है? क्या इसमें भी डिहाइड्रेट हो रहा है? यस। तो अगर मैं आपको कह रही हूं 1,4, दुनिया इधर की उधर हो जाए, 1,4 में क्या कराओगे हीट करने पे? डिहाइड्रेट, डीकार्बोक्सिलेट नहीं। ये क्या है? 1,6। 1,6 में क्या हो रहा है? ये देखना, एक कार्बन कम हो रहा है, एंजल गिनना, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 5। यस, यहां क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन। ऑफ कोर्स डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ एक और चीज क्या हो रही है? डिहाइड्रेशन। लेकिन आप सिर्फ डिहाइड्रेशन कह नहीं सकते, क्योंकि कार्बन का कम होना आपको बताना पड़ता है। इसीलिए इसको दोनों में से जो नाम देना पड़े तो क्या नाम देना चाहिए? डीकार्बोक्सिलेशन। पता होना चाहिए साथ में डिहाइड्रेशन भी हुआ है। तो यानी अगर मैं आपको याद कराना चाहूं कहां कहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, 1,3 डीकार्बोक्सिलेशन, बीटा कीटो आ जाए, सॉरी बीटा कीटो आ जाए और बढ़िया डीकार्बोक्सिलेशन। 1,4 और 1,5 में आप जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा, डीकार्बोक्सिलेशन के बजाय क्या होगा? डिहाइड्रेशन। इसी तरह से 1,4 की वैरायटी ला दी थी मैंने एक आपके पास, 1,6 में दोनों डीकार्बोक्सिलेशन एज वेल एज डिहाइड्रेशन। अगर मेरे पास ये आ गया 1,6, मैंने दिखा दिया आपको 1,6 एडिपिक एसिड, लेकिन 1,7 भी आया तो सेम। तो क्या 1,7 आपको मैं होमवर्क में डाल सकती हूं? आप खुद नोट्स बनाएंगे, जैसा 1,6 है वैसा ही 1,7। 1,6 में क्या बन रहा था? दिखा नहीं रही, साइक्लिक कीटोन। पक्का एनहाइड्राइड तो नहीं था? क्यों साइक्लिक कीटोन बन रहा था? भाई डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा था और डिहाइड्रेशन भी हो रहा था, इसीलिए साइक्लिक कीटोन की नौबत आई। सेम इज हियर, बट इफ नेसेसरी टू गिव अ नेम आई विल गिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये आपको मैंने बता दिया। तो यहां पर मेरा डीकार्बोक्सिलेशन भी खत्म। अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कार्बोक्सिलिक एसिड की कोई भी 3 प्रेपरेशन याद कराओ, क्या थी? बेशक नोट से देख के याद कराओ, बीच में दिवाली आ गई, भूल गए होंगे। कोई भी 3। पहली तो थी एल्काइल बेंजीन्स को KMnO4 दिया तो वाया कुक एसिड्स बनता था। और कोई प्रेपरेशन एसिड्स की विंदा? कोई भी एक चॉइस, नोट्स देख के बता सकते हैं। सॉरी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, बिल्कुल ठीक, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मेरे को चाहिए होंगी। और अभी तेज
ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, और फ्रॉम एल्कीन्स हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4। 3 थी, अब 4 आ गई। हाँ, वो भी कर सकते हैं, नाइट्राइल CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। चलो 4 आ गई, 5 आ गई, मेरे को 3 चाहिए थी क्योंकि उससे थोड़ा सा मैं कनेक्ट कर पाऊंगी, मेरे को क्वेश्चंस कराने हैं। अगर मैं इसको KMnO4 विद H+ देती हूँ, एसिडिक KMnO4, कुछ शर्त थी इस KMnO4 वाली की, अब नहीं पन्ने पलटोगे। एटलीस्ट एक अल्फा H होना चाहिए, नहीं तो टर्शरी ग्रुप है तो वो नहीं होगा, राइट? इसमें है अल्फा H, ये टर्शरी ग्रुप है क्या? इसकी बात हो रही है, अल्फा मतलब उस पूरी ब्रांच में। एक सेकेंड, कुछ चेहरों को देख के लग रहा है शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो मैं बता दूं मेरा कहने का मकसद क्या था। ये नहीं जा सकता, दिस कैनॉट, इसका नहीं हो सकता ऑक्सीडेशन। शायद इससे याद आ जाए, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। C पे एक H है, ये पॉसिबल। 2-2 साइकिल बनी हुई तो सोचना ही नहीं। उस दिन भी मैंने कहा था 17 कार्बन है, 70 कार्बन है, 3 कार्बन है, उसमें ब्रांच है, उसमें रिंग्स हैं, कर दो उसको कुक के थ्रू COOH। अब यहां से थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट शुरू। भाई पढ़ा दिया इतना, हमें चैप्टर आ गया, हमने कोई खास क्वेश्चन की प्रैक्टिस की नहीं की, बेसिक करते रहे, और वहां क्वेश्चन आया ये। जबकि और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद बच्चे बताते हैं था तो डुएबल, सिर्फ प्रैक्टिस करते पढ़ते रह गए। तो जो बच्चे नोट्स पढ़ रहे हैं, अब नहीं पढ़ना, अब सिर्फ करना। छूट जाए नोट्स छूटने दीजिए, क्लास लगाइए तो जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस करिए, क्योंकि पढ़ाते वक्त ये सारे क्वेश्चंस हर बार नहीं आते, कभी कभी आते हैं। अब ये दोनों रिंग का नंबर मैंने A और B दिया, कोई मर्जी रिंग पकड़ लो। अगर मैंने A रिंग पकड़ ली तो ये ऑक्सीडाइज होगा। अब सवाल आता है H है कि नहीं? भाई है, H होते हैं इस पे, बेंजीन पे एक एक दिखा नहीं रखे, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। सो इसमें कोई भी एक रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगी और उसकी वजह से 2 COOH यानी थैलिक एसिड बन गया, राइट? एनी गेस? इसमें भी थैलिक एसिड बनेगा, राइट? सेम, इसमें भी थैलिक एसिड बनेगा। किसी को कोई इशू इसमें? 3 चीजें समझ आई। अब इसमें ये पढ़ाने समझाने के बाद आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, थोड़ा और डिग करते हैं ऑक्सीडेशन को। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है वो ऑक्सीडेशन को डिफिकल्ट बना देगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है वो ऑक्सीडेशन को मोर ससेप्टेबल बना देगा। आई एम मूविंग टू द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इफ समबडी आस्क फ्रॉम द पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सक्लूसिव, जिसमें कुछ एल्डिहाइड कीटोन अमीन्स कुछ नहीं जुड़ना। अगर वहां से कोई पूछना चाहे तो यही एरिया बनता है HVZ, और ये 2 रिंग है, किसका ऑक्सीडेशन कराऊं? ये है वो क्वेश्चन जो मैं कहूँगी हिमांशु पांडे और MS चौहान में आप अटकेंगे तो यहाँ अटकेंगे। आई डोंट वांट कि इस वक्त आप वो बुक खोलें, उससे बहुत बेटर क्वेश्चन फिल्टर करके आपको दिए जा चुके हैं। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मुश्किल कर देता है ऑक्सीडेशन। उस रिंग का ऑक्सीडेशन नहीं होगा जिस पे NO2 लगा है, वो नहीं ऑक्सीडाइज हो पाएगा। लेकिन उसके पड़ोस में जो लगा है ये हिस्सा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इसकी जगह ये मैं एक्सपेक्ट ये कर रही हूँ। अच्छा, जब क्वेश्चन आएगा तो वो AB तो नहीं देंगे सजा के, कुछ और तरीके से रिंग का बात करेंगे। दे भी दिया AB तो भी B रिंग, और मिलेगा आपको AB रिंग लिखा हुआ, जहां से मैंने उठाया क्वेश्चन मिला है, लेकिन ना ऐसे दे रखा था, हम तो अड़ गए। आपने कहा था NO2 का ऑक्सीडेशन रिंग का नहीं होगा, देखो इन्होंने इधर ही बना रखा है, ये तो NO2 वाली रिंग का ऑक्सीडेशन हुआ। भाई नहीं, उन्होंने पलट के लिख दिया इसको, आपके सिर्फ विजुअलाइज करने पे ही चैलेंज कर दिया उन्होंने। तो आप अपना आंसर ये बनाओगे, वहां ये मिलेगा। बात तो एक ही, इसको लिखा ही तो पलट के है, वो तो मैं कर सकती हूँ, राइट? कौन सा रिंग ऑक्सीडाइज हुआ? जिस पे विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा था। विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा है वो रिंग ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्या मैंने ये सही बनाया है दक्ष? मैं क्यों नहीं लिखने देना चाह रही, ये लिखने वाली चीज नहीं है, ये लिख सकते हैं आप लोग। एक बार ये समझ आ गई तो लिखना आपके लिए कुछ खास नहीं रहेगा। दक्ष,
हाँ या ना? ठीक बनाया है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेक्स ईजियर फॉर अ रिंग टू ऑक्सीडाइज. तो डोनेटिंग जिस पे लगा था उसका हो गया क्लियर. ये डिटेल कहीं नहीं मिलता और कहने को लोग कहते हैं सारा एनसीईआरटी से आता है जी, हम ही लोग कहते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड्स की हिंट दे दी, हेडिंग दे दी. देयर गोज. आप नहीं क्लेम कर सकते एनसीईआरटी से बाहर का. हमने हेडिंग दे दी थी, हमने टॉपिक डाल दिया था, पढ़ना आपको था जी. मैम पर उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग भी गया तो वहां पे अल्फा एच तो था ही नहीं. हाँ बिल्कुल. ये जब दोनों बेंजीन रिंग्स हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, इट विल फैसिलिटेट दैट ऑक्सीडेशन इवन इफ किस पे एच नहीं है. यहाँ कहने को तो मैं यहाँ कह दूं बट अब इसमें अल्फा एच का रूल नहीं लगने वाला बच्चों. जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप वाली बात आ गई, वो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं. यहां के लिए अब वो बात बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है जब दोनों रिंग्स हैं, दोनों बेंजीन रिंग है. यहां बचिएगा उस चीज से. ठीक है क्लियर शाइला. और ये बहुतों का आना था डाउट, आई एक्सपेक्टेड इट ऑलरेडी कि ये आएगा. क्लियर है. यहां पर अब वो चीज नहीं लगा सकते. ये इस तरह से जैसे ही रिंग पे ये ग्रुप्स आ गए, ये अपनी तरफ से इस तरह से गाइड कर देंगे. इसको होगा ही होगा इसी तरह से. यहां थोड़ी समस्या आने वाली है. ऐसे कुछ रिएक्शंस आए थे जब अल्कोहल फिनोल कर रहे थे, नहीं ले पाई थी और क्लियरली कहा था ये एसिड से पहले हम नहीं ले सकते. थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट है हमारे लिए, थोड़ा सा ट्रिकी. और इनमें से किसी एक रिएक्शन के रिगार्डिंग एक लाइन मिली भी थी अल्कोहल चैप्टर में. अभी मैं वहां नहीं लेके जा रही क्या मिली थी, इसको फ्रेश पकड़ रहे हैं. अगर आप ये सोचिए बेंजोइक एसिड में कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है जैसे कि OH फॉर एग्जाम्पल, तो आप जब कुछ सिलेक्टिव रिएक्शंस करते हैं ये ग्रुप रिप्लेस हो जाता है. ऐसा आपने अभी तक ना मैं पढ़ा सकती थी तब तक COH नहीं आया था. मीन्स इफ आई गो फॉर ब्रोमिनेशन, रिमेंबर ब्रोमीन विद H2O, अगर फिनोल की बात होती तो क्या होता था, ट्राइब्रोमो. फिर मैं H2O की जगह CS2 लेती थी नॉन पोलर सॉल्वेंट, तब जाके मोनो सब्स्टिट्यूशन मिलता था. क्या इस पे भी ये पॉसिबल है? यस. तब आपको देती या आ गया भी हो कभी तो हमने यही बोला बच्चों प्रिंट एरर है, बिकॉज हम यहां तक लाए नहीं थे. अगर COOH ग्रुप है उसके साथ कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप है, किसकी चलती है एक्टिवेटिंग ग्रुप? एक डीएक्टिवेटिंग के साथ एक्टिवेटिंग है, किसकी चलेगी एक्टिवेटिंग. नॉट ओनली डायरेक्शन टू इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल बट ऑल्सो COOH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है. स्टेरिक क्राउडिंग कहिए कुछ भी कहिए, COOH ग्रुप डी कार्बोक्सिलेट होने को तैयार पड़ा है ये. बस तुम मौका दो मेरे को, कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकाल देगा. तो यहां पर वही चीज आ गई जो खाली फिनोल को भी देती तो भी यही आता, और मैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी इसको दे रही हूं तो भी यही आ रहा है. अगला नाइट्रेशन किया, नॉट ओनली ऑर्थो पैरा ऑल्सो. ये है जो आपकी एनसीईआरटी में फिनोल्स में ऑलरेडी एक लाइन लिखी है, व्हाट इफ वी डू दिस. यहां पर भी COOH रिप्लेस होगा. इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत करिएगा, इस ज्यादा डीप नहीं ले जा सकते आपको. एक बाउंडेशन है हमारी कि हम 12th क्लास में हैं, इसको बहुत ज्यादा डीप डिगिन नहीं करिएगा. याद रखनी है ये चीज कि ये ग्रुप रिप्लेस हो सकता है अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप लेके आओ तो. ये दो केसेस करने के बाद मैंने एक पे राइट लगा रखा है, एक पे रॉन्ग, वहां से बाहर निकल आई. वाई सो? जिस पे राइट लगा रखा है वो होगा, जिस पे रॉन्ग लगा रखा है वो नहीं होगा. ये क्यों बनेगा, ये क्यों नहीं बनेगा? बजाय Cl2 के मैंने ICl यूज कर लिया, बजाय I2 के मैंने ICl यूज कर लिया. क्यों शायला? I इलेक्ट्रोफाइल होगा उल्टा. I इज, अगर बॉन्ड फिशन होगी तो I पे पॉजिटिव आएगा, Cl पे नेगेटिव. तभी तो I गया, तभी Cl नहीं गया, क्योंकि इस पे कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं. ये मैं आउट ऑफ नोवेयर ऐसे ही उठा ली एक. ये कभी भी पूछ सकते थे आपसे, ये जब हम हेलोजन कर रहे हैं तब भी पूछ सकते थे, लेकिन क्योंकि इसमें एसिड दिखा और कुछ कनेक्टेड सा मिला इंफॉर्मेशन, तो आउट ऑफ नोवेयर, नॉट रिलेटेड टू द प्रीवियस स्लाइड, आउट ऑफ नोवेयर अगर मैं आपको लाऊं इसका प्रोडक्ट बताइए इन चारों में से कौन सा, तो आपको ये शायद भूल ना गई हूं, एरोमेटिक रिंग पर अटैक करने कौन आता है? इलेक्ट्रोफाइल, ना कि न्यूक्लियोफाइल.
तो मैं ICL की जगह BRCL भी यूज कर सकती थी, दैट डिपेंड्स। क्लियर रहेगा ये? यस, जो इससे पिछली स्लाइड पे मैंने कराया उस पे आप, मुझे उम्मीद है थोड़ा डीप जाएंगे, बट आई विल सजेस्ट नॉट। टू एंड माई क्लास आई विल पिक द इजीएस्ट टॉपिक फॉर यू, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर से जो +1 में GOC के एंड में कराई थी। इस चैप्टर में वैसे तो थी नहीं NCERT के हिसाब से, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड है, सारा कुछ करेंगे। तो इसमें क्या ये ऊपर वाली लाइन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं? सबसे ज्यादा एसिड कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनोल्स, फिर अल्कोहल। वाटर कहाँ फिट करना है आपको पता है, क्वेश्चंस के थ्रू हम कर लेंगे। ये लास्ट क्लास का डिस्कस पार्ट है, हैव अ लुक। हायर Ka मीन्स स्ट्रॉन्गर एसिड, लोअर pKa मीन्स स्ट्रॉन्गर एसिड। ये सबको ऑलरेडी क्लियर था, और ज्यादातर यहां पर Ka के बजाय भी pKa वैल्यू पॉपुलर है, और उसी से मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ का पता चला, और फिर उसके बाद मैं वजह ढूंढने चलती हूँ। तो आज मैं वजह ढूंढूंगी। लास्ट क्लास में मैंने बहुत कम पढ़ाया था, बिकॉज आपकी NCERT नहीं अलाउ कर रही उससे ज्यादा, इसीलिए मैंने सारी चीजें गोलमोल कर दी थी। कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं बताया, कोई खास चीजें नहीं बताई। अब इसको 0 से लेते हैं, फिर से 0 से लेने का मतलब सिर्फ केसेस कर रहे हैं, थ्योरी नहीं ले रहे। सबसे पहले ये 4 एसिड जरा ध्यान से आप लोग देखिए, बहुत ध्यान से। डोंट गो टू आंसर, आंसर आप करेक्ट कराएंगे, मुझे गलत होगा तो आप भी करेक्ट कराएंगे। सबसे पहले देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सब में है, क्योंकि अब आप सिर्फ एसिड चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, अब कुछ भी बीच में और डाल सकती हूँ मैं एसिडिक कैरेक्टर में, है तो जी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो कार्बोक्साइलेट आयन की रेजोनेंस को साइड पे रखी, वो चारों में है, उससे जवाब नहीं देना मेरे को कि जी इसका कार्बोक्साइलेट आयन बहुत स्टेबल होगा, ये होगा, वो होगा, वो चारों में है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप पकड़ने शुरू करिए। CH3 खिसकाएगा, सबसे वीक एसिड CH3 वाला होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिसकाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट खिसकाएगा। अपने पे क्या लेता है? प्लस, तो प्लस आई इफेक्ट। कार्बन को थोड़ी पहुंचा दी तो ऑक्सीजन को पहुंच गई, ऑक्सीजन का OH बॉन्ड लेस पोलर, नहीं निकालेगा H को, लीस्ट एसिडिक। अब आपको वो जो ट्रेंड आता है इलेक्ट्रॉन, ये आप जो +1 में आप पढ़ते हो इंडक्टिव इफेक्ट का, वहां पकड़ना पड़ेगा डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग और ट्रिपल बॉन्ड। अब बेंजीन में 1.5 बॉन्ड है शायद, लेकिन वैसे मैं मानूं तो डबल तो है ही, sp2 हाइब्रिडाइज तो है ही। ये दोनों के दोनों कार्बन जो अटैच्ड वाले, ये मैं केसेस ही वो लाई हूं जहां तुमको मदद लगेगी, राइट। ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2। ये कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp2। ये कौन सा हाइब्रिडाइज है? सबसे ज्यादा विड्रॉइंग कौन सा? sp, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे ज्यादा कौन है? ये गलत होता है बच्चों से, रिंग वाले को सबसे आगे रखते हैं, राइट। ये ध्यान देने वाली चीज है आपके लिए, चेक जरूर करो, मेरे लिए करो। जो लास्ट क्लास में एक ऑर्डर लिखवाया था उसमें थे ये कुछ, जो बड़ा सा ऑर्डर लिखवाया था, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कोई भी 2-3 भी थे तो मुझे बताओ कि ये उससे बाहर निकल गई मैं। बस मुझे ये जानना है कि इज इट बिलोंगिंग टू एक्स्ट्रा एज, और ये NCERT में ही पकड़ा जाएगा। बेंजोइक तो था, एसिटिक एसिड भी था, मेरी को दिक्कत है डबल ट्रिपल बॉन्ड बीच में था कि नहीं। वो जो पूरा मैंने ट्रेंड लिखवाया उसमें तो नहीं था डबल ट्रिपल, एवरीवन, तो फिर ठीक ही है, फिर तो एक्स्ट्रा एज का ही है, फिर तो बोर्ड लायक नहीं है कि डबल ट्रिपल उन्होंने नहीं दे रखा तो हम भी नहीं मांग सकते। डन, समझ आई बात। अगला ऑर्थो इफेक्ट में बहुत ध्यान से, एनिलिन्स जब हम पढ़ रहे थे ऑर्थो इफेक्ट में कंफ्यूजन आया था एक, जो मैंने अगले दिन आके करेक्ट कराया था, जो मेरी तरफ से ही कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, तो बहुत ध्यान से। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या है? क्राउडिंग। क्राउडिंग की वजह से ये COH का H, जो शायद ना भी देने के इरादे में था, 5 मिनट के बाद देने के इरादे में था, इमीडिएट दे देगा टू मेक स्पेस। तो यहां ऑर्थो का मतलब है क्राउडिंग। कोई इफेक्ट देखना है नहीं देखना, इसी को जनरलाइज करेंगे। अभी के लिए क्या आप लोग ये जानते हैं ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? +R। अगर ये +R इफेक्ट दिखाता तो क्या करता? इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़िया पहुंचाता, लेस डेस्परेट, लेस आयनिक, इट शुड बी लीस्ट एसिडिक। बट जब मैंने pKa वैल्यू देखी है तो मोस्ट आ गया। इसका मतलब कुछ तो लोचा हुआ है यहाँ पे, इसका +R ही नहीं एप्लीकेबल कर रहे आप। तो यहाँ क्या गड़बड़ हुई है? ऑर्थो इफेक्ट डेफिनेशन आ जाएगी उसकी।
और वो आपको ऑलरेडी पता है, स्टेरिक क्राउडिंग, H हैज टू लीव रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये प्लस आर है कि ये माइनस आर है। ऐसा ही कुछ एनिलिन में पढ़ा था हमने। अब मेटा पे, मेटा वाला क्या इफेक्ट शो करेगा? प्लस आर नहीं, क्या शो करेगा? माइनस आई। और अब आ जाती हूं मैं पैरा पे। अगर ये ना होता सीन में, पैरा पे, पैरा वाला बड़ी खुशी से प्लस आर वाला तो तुम लीस्ट एसिडिक पे पहुंचा दो और ऑर्थो वाला मोस्ट पे पहुंचा दो। मेटा को बीच में क्यों रखा है? माइनस आई। इन दोनों में बताओ मुझको वाई। भाई इसमें माइनस आई चाहे थोड़ा सा ही है, एटलीस्ट विड्रॉइंग तो है, इसमें तो कुछ भी विड्रॉइंग नहीं है। दिस इज हाउ यू शुड प्लान एनी ऑर्डर। 4 ऑप्शन आए और उसमें 4 ऑर्डर आए और पूछ लिया इनमें से कौन सा करेक्ट और इनकरेक्ट है, वहां कंफ्यूजन होता है। ऊपर एनिलिन की बेसिसिटीज दे दी, सेकंड ऑप्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक ट्रेंड दे दिया, तीसरे में अल्कोहल फिनोल की बेसिस सॉल्युबिलिटी दे दी, और एक में आपने डाइपोल मोमेंट एल्काइल लाइट्स का दे दिया। चारों चैप्टर लपेट लिए एक क्वेश्चन में। उस वक्त थोड़ा ध्यान से सोचना, यही हमारी प्रैक्टिस रहेगी। यानी ऑर्थो इफेक्ट में असली बात ये है, क्या लिखा है? रिगार्डलेस ऑफ एनी इफेक्ट, ऑर्थो पे कुछ आया वो सबसे आगे। लेकिन एनिलिन में ऐसा नहीं होगा। अगर NH2 लगा है COOH के ऑर्थो पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, तब ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। उसका रीजन पे भी आते हैं, बट पहले इस बात को रिटेन कीजिए। इस बात का क्या मतलब है? आई एम टेलिंग यू, एक्चुअली में अगर एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे ही आ गया, भाई ये बेस, ये बड़ा भाई एसिड, इनका तो अपना सॉल्ट बन जाएगा बढ़िया। क्यों, क्या, कहाँ जाएगा? H तो कहीं गया ही नहीं, राइट? क्यों धक्का देगा ये H को? कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, भीड़ भाड़ क्या, हमारा तो आपस में रिश्तेदारी निकल आई है, राइट? ये वाला H इस पे आएगा, क्या बन गया? आपका जाना पहचाना ज्विटर आयन। तो ये तो आपस में प्रोटॉन लेन देन कर रहे हैं, बाहर वाले की बारी ही नहीं आई कि वो ले सके। तो यहां कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं कि दबा के देखा ऑर्थो और उसको हमने आगे लगा दिया, नहीं, वो एसिडिक स्ट्रेंथ में आगे नहीं आएगा अगर ऑर्थो पोजीशन पे NH2 आ गया तो। क्लैरिफाइड? अब इसको अप्लाई करते हैं कि ये बात क्या कर गए आप। चेक बहुत ध्यान से। इसमें प्लस आर है, लीस्ट पे जाएगा। इसमें एटलीस्ट, सॉरी, इसमें प्लस आर तो बिल्कुल ही नहीं है, उल्टा क्या है? माइनस आई। ये मोस्ट पे जाएगा। इन दोनों में तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होने वाला, कंफ्यूजन होना है ऑर्थो पे। यहां ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। जब ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, प्लस आर तो दोनों में ही है। जब प्लस आर दोनों में, तो फिर किस पे आती हूं मैं? आखिरी जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव पे। इंडक्टिव डिमिनिशेस विद डिस्टेंस। इसमें थोड़ा सा ही सही, 1% ही सही, इंडक्टिव इफेक्ट इसको डेस्परेट बना रहा है, तो इसको आगे। क्लियर सबको? NH2 वाले में ऑर्थो इफेक्ट ना लगने का मतलब ये है कि इसमें कोई क्राउडिंग नहीं हो रही है, H झूल रहा है दोनों के बीच। ये बनना ऑर्थो इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है। एसर्शन रीजन अच्छे वाला अगर कोई आया, रीजन ये होगा कि वाई ऑर्थो इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन दिस वाला बेंजोइक एसिड, बिकॉज ये जो बन रहा है ना ज्विटर आयन, ये ऑर्थो इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है। क्राउडिंग कम कर दी एसिड के पास, थोड़ी देर यहां ले लिया, थोड़ी देर यहां ले लिया, थोड़ी देर यहां ले लिया, क्राउडिंग कम होगी। तो ये आपको ध्यान रखनी है चीज, ऑर्थो इफेक्ट किस में है और किस में नहीं है। तो इसमें दोनों ही चैप्टर कवर हो गए। एनिलिन्स वाला भी, उसमें भी ऑर्थो इफेक्ट बात करते थे हम, और ये भी। ठीक है, चेक। ये इजी रहेगा प्लीज, स्टिल फॉर रिवीजन से। अब आसान वाले शुरू हो गए। ये सारे जो आपको +1 में लिखवाए वही सारे हैं, ऑल एक्सेप्ट फॉर दैट ऑर्थो इफेक्ट। तब ज्विटर आयन नहीं बोल सकते थे +1 में, इसलिए एक स्लाइड गायब कर गए थे। चेक। सबसे ज्यादा एसिडिक वो जिसमें कोई डोनेशन ना हो रहा हो। यहां पर डोनेशन है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। मुझे नहीं दिख रहा मैंने नीचे लिखा है कि नहीं, पास से पूरा नहीं दिखता बोर्ड। यहां पर भी है हाइपर कॉन्जुगेशन। इनको तो पीछे पटक देना, ये दो तो पीछे आएंगे, क्योंकि इनमें तो बढ़िया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है
वो डेस्परेट ही नहीं है एच को धकेलने में, तो ये दोनों को पीछे पीछे आएंगे। मोस्ट एसिडिक या ये होगा या ये होगा। इसमें प्लस आई है, इसमें एटलीस्ट कोई दे तो नहीं रहा, बाकी तीनों में तो दिया ही जा रहा है। सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, चेक करिए, यही लिखा है सबसे ज्यादा एसिडिक। सेकंड, ऑर्थो इफेक्ट, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, ऑर्थो इफेक्ट। तो अब मेरे पास सबसे आगे तो मैंने किसको लिख दिया, मोस्ट इज दिस, उसके बाद लगा लोगे, असली तो यही चीज थी, लग जाएगा। कोई डाउट अब तक? अप्रोच पकड़ में आ गई, गलतियां पकड़ में आ रही हैं, हम क्या करेंगे, ऑर्थो इफेक्ट भूलेंगे NH2 में, या जो अभी मैंने किया ध्यान ही नहीं दिया, इफेक्ट्स लगाते लगाते यार ऑर्थो इफेक्ट भी तो एसिड में होता है। क्लियर? एनी गेस? लो, मोस्ट। अक्षित नमन करना कोशिश, सायांश ऑर्थो वाला साइड में निकाल दो, सबसे आगे वो आ गया। लीस्ट बता दो, अक्सर तो इन्हीं दोनों पे आंसर आ जाता होता है। हाँ, सारे विड्रॉइंग NO2 लगे हुए हैं, मेटा वाले पे -R नहीं है तो सो व्हाट, -I तो है ही है, फेयर। सो आई होप इट वाज इजी फॉर यू। इसमें यस, अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा मोस्ट, ऑर्थो कर दूं? ऑर्थो तो सबसे आगे करते, अब तो आदत पड़ गई। लीस्ट बताओ। कुछ दो आवाजें आई, फर्स्ट की फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ में कंफ्यूजन हो सकता है। लीस्ट फर्स्ट, सारे हेलोजन डीएक्टिवेटिंग है, चाहे मेटा पे लगे हो, चाहे ऑर्थो पे लगे हो, चाहे पैरा पे लगे हो, क्योंकि हेलोजेंस में आर इफेक्ट तो होता ही नहीं। हेलोजेंस में कौन सा इफेक्ट होता है, आई इफेक्ट। देख लेना, मैंने तो नहीं गलत लिखा हुआ, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखिए, हालांकि ऑर्थो है, क्या ही इंटरेस्टिंग है, कर लोगे स्टिल। ये तो रिपीट है, हमने तब भी किया है जब फिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ थी। गलती निकालो मेरी। सेकंड मैंने मोस्ट पे लगाया, ऑफ कोर्स ऑर्थो है, इस पे तो अब आप गलती करोगे नहीं, करूं तो मैं करूं, आप नहीं करोगे। प्लस आ रहा है इसमें, तो ये तो लीस्ट पे आएगा। इसमें -I है, ये अच्छा ऑब्वियसली। और फर्स्ट वाला क्या है, ना कोई लेन देन कुछ नहीं है, फिर करेक्ट। नीचे वाला सारे ऑर्थो। एनी गेस? अभी तक तो मैं ऑर्थो याद करा रही थी, सारे ऑर्थो। आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, जो मैंने लिखा है ट्रेंड, क्यों वही ट्रेंड है। आई हैव गिवन यू ट्रेंड, आई एम आस्किंग फॉर द आंसर। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी, बट अगर उसमें फ्लोरीन होता, OH, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती। COOH और OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट ऑर्थो इफेक्ट भी है, डोमिनेट वही करेगा, स्टेरिक फैक्टर। COH बहुत बड़ा है। फिर भी एक बार चेक करना, अगर कुछ होगा तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। हाँ जी, ट्रेंड जो दे रखा है उसका रीज़न चाहिए। एसर्शन इज करेक्ट कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, रीज़न आप बताएंगे। साइज, क्यों भाई, साइज से क्या हो गया, ऑर्थो इफेक्ट है ही साइज, स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे ही याद आ गया, पहले डिस्कस किया हुआ है आपसे एराइल हैलाइड्स में, जस्ट स्ट्राइक कर रहा है मुझे। अगर मैं पूछती, मुझे पता है इसमें डीएक्टिवेटिंग प्रॉपर्टी डोमिनेट करती है हेलोजेंस में, बट रेजोनेंस तो होता ही है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होते ही है ये, किस में +R इफेक्ट मैक्सिमम होगा, FClBrI? किस में होगा, आई में? क्यों? लोन पेयर 5p में है उसका, और देना कार्बन के 2p को है। 5p और 2p में कहाँ रिश्ता पॉसिबल है, एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, ठीक है। सो अगर +R इफेक्ट देखो, जो कि डोमिनेट नहीं करता, फ्लोरीन में सबसे बेटर होगा, 2p से 2p लेन देन हो रहा है, राइट। आयोडीन 5p है, तो
जस्ट याद आया मुझे ये बात एराइल हैलाइड के दौरान हुई है, बट हम भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, तो मुझे स्ट्राइक कर गया कि बार पूछ लेते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट जितना भी है, जो भी है, फ्लोरीन के साथ ही प्रॉपर होगा 2p2p। 3p2p भी पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल, लेकिन आयोडीन तो नहीं, 5p, राइट, और भी आगे जाएं तो। सो एनीवेज, ये आपने बड़ी इजीली पकड़ ली बात की ऑर्थो इफेक्ट से ही होना है, नथिंग इंटरेस्टिंग हेयर कि आप ना कर पाते। तो यहाँ पर लास्ट स्लाइड फॉर टुडे इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव पे। ये डीपीपी में 17वां क्वेश्चन है जो डाउट सेशन में बार बार लोग पूछ रहे थे, और उसको मैंने आखिरी में डिस्कस करना था, सारा हो जाए, एक्चुअली वो पार्ट हो जाए पहले जो आज हुआ, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन, उन सारे के दौरान ही ये चीज़ें आपको क्लैरिफाई होती हैं। आप पहले मुझे बताइए हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है। आपने एस्टर लिया, उसका हाइड्रोलिसिस किया, जिसको हम कहते हैं एस्टर का हाइड्रोलिसिस मतलब रिवर्स एस्टरिफिकेशन, पेरेंट एसिड और अल्कोहल आ जाएगा। अमाइड का किया, एसिड क्लोराइड का किया, या एनहाइड्राइड का किया, जिसका भी हमने हाइड्रोलिसिस किया है उसका बॉन्ड कौन सा टूटा है, अगर देख सको तो हमेशा उसका यही बॉन्ड टूटा है। अगर आपको याद दिला दूं ताकि ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, खराब ना हो, तो जब मैंने एसिड की प्रेपरेशन कराई थी तो सारे डेरिवेटिव्स एक लाइन में लिख के लाइन खींच दी थी। ये साइड निकलेगी, बॉन्ड फिशन होगा, और इधर आएगा OH, इधर आएगा HCl, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये फॉरवर्ड में ही भाग सके उसके लिए मैं थोड़ा सा पिरिडिन दूंगी ताकि HCl को कंज्यूम करता रहे और प्रोडक्ट एक्यूमुलेट ना हो, बैकवर्ड ना आए रिएक्शन। कोई भी एसिड का डेरिवेटिव आप निकालोगे हाइड्रोलाइज करने के लिए, उससे ये बॉन्ड टूटेगा। इट कैन बी Cl, इट कैन बी ऑफ कोर्स NH2 अमाइड हुआ तो, इट कैन बी एस्टर अगर OR हुआ तो, और एनहाइड्राइड हुआ तो, पूरा का पूरा एसिड का ग्रुप। जो मर्जी आप डेरिवेटिव उठाइए, चारों हाइड्रोलाइज होके अपने पेरेंट कंपाउंड रिलीज करेंगे। बट द वेरी पॉपुलर क्वेश्चन आस्क्ड इन सो मेनी बुक्स इज ट्रेंड, कौन जल्दी हाइड्रोलाइज होता है? हाइड्रोलाइज होने में कुछ तो निकल रहा है, लिविंग ग्रुप। वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप इज हैलाइड। अब इस पर कहीं कार्बन डाइऑक्साइड और H2 और N2 तो निकल नहीं रहा, वो तो ऑलरेडी बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट थे, लेकिन इन चारों में सबसे स्टेबल अच्छा लिविंग ग्रुप है हेलोजन। तभी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था पूरे एराइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड्स में, बिकॉज हैलाइड्स आर गुड लिविंग ग्रुप, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर हुआ था। तो सबसे पहली ईज, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्टिविटी इज इन एसिड हैलाइड्स। भाई यहाँ मैंने H और ये क्यों लिखा है, पहले प्रोटोनेट होंगे, राइट, फिर ये जाएगा, HCl निकल जाएगा, एंड सो ऑन। दिस इज गुड लिविंग ग्रुप, इसीलिए सबसे आगे ये। फिर उसके बाद कौन रखा है मैंने, एनहाइड्राइड। सेकेंड नंबर पे एनहाइड्राइड, ये भी नॉट लाइक दिस, बट ये भी काफी स्टेबल लिविंग ग्रुप है। क्यों स्टेबल लिविंग ग्रुप है? जब बच्चों ये छोड़ के जाएगा, इस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये तो कार्बोक्सिलिक आयन बन गया, इससे ज्यादा स्टेबल क्या था भाई, नेगेटिव चार्ज 2-2 ऑक्सीजन पे। वो तो बड़ी ही हैपनिंग पोजीशन थी कि नेगेटिव चार्ज 2-2 पे है, तो ये भी ठीक ठाक स्टेबल लिविंग ग्रुप है। नॉट लाइक दैट, बट येस, एटलीस्ट इन दोनों से। सेकेंड नंबर पे ये टूटेगा। यहां आते हैं अब, इसमें लिविंग ग्रुप फाइनली क्या बनता है जाके, एल्कोहल, एल्कोक्साइड बोल दो इसको, CH3O। एल्कोक्साइड इज पुअर लिविंग ग्रुप, वेरी लेस स्टेबल, कुछ नहीं रेजोनेंस है OR में जो वो निकलने की खुशी मनाए, इसीलिए उसमें एस्टर में और पीछे। लास्ट इज अमाइड। क्यों अमाइड में वो नहीं टूटना चाह रहा भाई, देख लो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है रेजोनेंस से, वो क्यों ही टूटेगा, लीस्ट इज अमाइड। इसके रीजंस को मेरी सजेशन है गूगल मत करिएगा, बहुत जगह बहुत कुछ बेतुका बड़े मैकेनिज्म्स के साथ दे रखा है, जस्ट अवॉइड। इतना बड़ा पेज पढ़ोगे नीचे लाइन यही मिलेगी घूम फिर के, अल्टीमेटली आएंगे वो लिविंग ग्रुप पे। आप पहले ये सोचो, आप फिर ये सोचो, आप फिर ये सोचो, एंड में ये सोच लो, ठीक है। तो आप लोग सीधे इसी पे आइए, ये आपका पढ़ा हुआ कंटेंट से उठा के दे रही हूँ, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। यहाँ मेरा दोनों तीनों तरीके से चैप्टर हुआ खत्म।